इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई से। ठीक है, इसके पहले बजट वाला पार्ट था, उसको हम किसी सेपरेट शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। ठीक है, फेयर एनफ, सिंपल एनफ टू अंडरस्टैंड। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बॉन्ड इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई। बाइंग इंक्रीजेज मनी सप्लाई एंड सेलिंग डिक्रीजेज मनी सप्लाई। सो बेसिकली बाइंग जो होती है उसमें क्या होता है कि मार्केट मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, और जो सेलिंग होती है उसमें जो मनी सप्लाई जो होता है वो डिक्रीज होता है। कैसे होता है कि बाइंग जब करेंगे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड जो आरबीआई बाई करेगी तो क्या होगा? पैसा देगी, जब पैसा देगी, बाई करने के लिए पैसा देगी, तो मार्केट में क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा। और जब सेल करेगी, जब वो सेल करेगी कि हाँ भाई अब मैं बेच रहा हूँ, तो लोग खरीदने जाएंगे। जब लोग खरीदने जाएंगे तो उनके पास पैसे क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो उससे क्या होगा? मनी मार्केट में डिक्रीज होगा। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। ये बेसिकली डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विथ आरबीआई ऑल द टाइम, इंक्रीज इन सीआरआर, डिक्रीज मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली सीआरआर जो है, ये कैश रिजर्व रेशियो या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो या रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है? ये सारे कमर्शियल बैंक को अपने जितने भी उनका नेट डिमांड या जो नेट लाइबिलिटी होती है उसका कुछ परसेंटेज होता है, वो आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर सीआरआर बढ़ा दे आरबीआई तो क्या होगा? ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा रखना पड़ेगा तो उनके पास कम पड़ेगा मार्केट में लेंड करने के लिए। तो क्या होगा? जब इंक्रीज़ करेंगे सीआरआर तो मनी सप्लाई जो मार्केट में होगी वो डिक्रीज़ होगी, और फिर वाइस वर्सा, जब वो डिक्रीज़ करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विड असेट दैट कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद देमसेल्फ एट ऑल द टाइम। ये बेसिकली सीआरआर क्या होता है कि उनको एक फिक्स रेशियो जो होता है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। बट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये बैंक को खुद के पास रखना होता है। ठीक है, किसी अनफोर्सिन सिचुएशंस के लिए, या अचानक से बहुत ज़्यादा लोग आ गए अपने पैसे मांगने के लिए या निकालने के लिए, तो उसमें वो काम आ जाए। ठीक है, तो वो एसएलआर होता है। अगेन अगर एसएलआर इंक्रीज होगा तो जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो डिक्रीज होगी। करेंटली जो एसएलआर का रेट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का, वो 18%। टोटल जो उनके पास मनी है उसका 18% उनका अपने खुद के पास रखना पड़ेगा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? तो ये कंसिस्ट ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंसिस्ट करती है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट बेसिकली रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म, याद रखना है लॉन्ग टर्म, विदाउट अ कोलेट्रल। सो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से जब वो मनी लेते हैं, वो जिस भी इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं उसको बैंक रेट बोलते हैं, और जनरली वो जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो कोलेट्रल फ्री होता है। इंक्रीज इन बैंक रेट डिक्रीजेज मनी सप्लाई। जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो लोग बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक हो आरबीआई से नहीं ले पाएंगे उतना पैसा। जब वो ले ही नहीं पाएंगे तो मार्केट में लेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो जब बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक रेट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। जो बैंक रेट होता है वो रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है। अभी करंटली जो बैंक रेट है वो 6.5% है। रेपो रेट क्या होता है? ये जनरली रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वॉल्विंग अ कोलेट्रल। याद रखना, बैंक रेट एंड रेपो रेट में डिफरेंस क्या है कि बैंक रेट सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए है, और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें कोलेट्रल फ्री होता है, और ये कोलेट्रल इसमें लगता है, कोलेट्रल मस्ट है। ठीक है, और हाँ, अगर इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट में इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई, सेम टू द बैंक रेट। ठीक है, और जो अभी रेपो रेट का जो रेट है वो 6.25% है। तो याद रखना, रेपो रेट है 6.25 और बैंक रेट है 6.5। हमने देखा बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक से मनी बोरो कर रहा है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट डिक्रीजेज मनी सप्लाई। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई जो है वो पैसा बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से, तो सारे कमर्शियल बैंक सोचेंगे कि ठीक है भाई फिक्स्ड, ये मतलब सिक्योर्ड मनी है हमारा कि आरबीआई अगर ले रहा है
तो हमें देगा ही, और वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा दे रहा है तो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रख देंगे, तो मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे हमारा रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अभी करेंटली जो है रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, एमएसएफ क्या होता है, रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई इन्वॉल्विंग अ कोलेट्रल। जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से मनी लेते हैं, कितना, ओवरनाइट, मतलब बहुत ही क्विक लोन होता है। एमएसएफ जो होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बहुत ही क्विक लोन होता है, ठीक है। और इसमें कोलेट्रल भी इन्वॉल्व होता है। इंक्रीज इन एमएसएफ डिक्रीजेज मनी सप्लाई। अगर एमएसएफ मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसका रेट इंक्रीज़ हो गया, अगर एमएसएफ इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है डिक्रीज़ हो जाएगा मार्केट में, और वाइस वर्सा। अभी करेंटली जो एमएसएफ है वो क्या 6.5% है। मोरल सुसेशन क्या है, मोरल सुसेशन बेसिकली आरबीआई रिक्वेस्ट कमर्शियल बैंक टू कंप्लाई विथ मॉनेटरी पॉलिसी। जब वो मॉरल सुसेशन मतलब कि सारे कमर्शियल बैंक को और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कंप्लाई करना है। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, आरबीआई कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट बैंक दैट डू नॉट फुलफिल कंडीशन ऑफ मॉनेटरी सप्लाई। अगर मॉनेटरी सप्लाई के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कोई भी बैंक, तो आरबीआई उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, दैट वी कॉल डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ सीआरआर रेट्स एंड इन्फ्लेशन आर रिलेटेड। सीआरआर रेट और इन्फ्लेशन कैसे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। आरबीआई अगर इंक्रीज़ कर दिया सीआरआर तो क्या होगा, बैंक हैव लेस मनी टू लेंडिंग, बैंक के पास मनी कम हो जाएगा लेंड करने के लिए। बैंक नीड टू इंक्रीज लेंडिंग रेट टू मेंटेन प्रॉफिट, तो कम पैसे में ज़्यादा कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। इंक्रीज बढ़ा दिया उन्होंने मार्केट में, रेट इंटरेस्ट बढ़ा दिया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कस्टमर बोरो लेस मनी। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बैंक चार्ज करने लगेंगे तो कस्टमर क्या करेंगे, कम मनी बोरो करेंगे। अब जब कम मनी बोरो करेंगे, इंटरेस्ट रेट राइज हो गया है, ठीक है, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा मार्केट में। मनी सप्लाई रिड्यूसेस इन सिस्टम मनी सप्लाई कम हो गया। अगर मनी सप्लाई कम हो गया तो डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो सामान कहाँ से खरीदेंगे, तो डिमांड ऑफ गुड जो होगा वो कम हो जाएगा। जब डिमांड ऑफ गुड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट। अगर डिमांड कम हो गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सीआरआर जो होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमने इस फ्लो चार्ट से समझ लिया। अदर इंपॉर्टेंट मॉनिटरी टर्म्स देख लेते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है, एरिया बिटवीन द लोअर रिवर्स रेपो रेट एंड अपर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। बेसिकली ये एक एरिया होता है किसके किसके बीच में, लोअर रिवर्स रेपो रेट के और अपर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बीच, उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर। रिवर्स रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिवर्स रिक्वायरमेंट बेसिकली एक फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट केप्ट बाय बैंक एज रिजर्व दैट आर नॉट लेंट। एक फिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो रिजर्व रखते हैं, उसको लोन के रूप में नहीं देते हैं, दे डू नॉट लेंट दैट मनी, ठीक है, विच इज़ कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये बेसिकली बैंक के डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक फिक्स परसेंटेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो द रिक्वायरमेंट दैट अ बैंक मस्ट होल्ड ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू फंड कैश फ्लो फॉर 30 डेज। बेसिकली लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वो होता है कि एक रिक्वायरमेंट होता है जो कि बैंक को हाई लिक्विडिटी फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। जैसे हाई लिक्विडिटी मतलब कैश के फॉर्म में जिसको क्विकली लिक्विडेट कर लिया जाए, ठीक है, उसको रखना ही पड़ेगा ताकि वो 30 डे का अपना कैश आउटफ्लो को मेंटेन कर सके, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, एसडीएफ, एन अरेंजमेंट टू अलाउ आरबीआई टू सक आउट लिक्विडिटी विदाउट ऑफरिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक वो अरेंजमेंट है जो अलाउ करता है आरबीआई को कि वो लिक्विडिटी जो है उसको सक आउट कर ले, जिसमें वो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोलेटरल ऑफर नहीं करेगी बट लिक्विडिटी को सक कर लेगी, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है, सरप्लस लिक्विडिटी अराइजिंग फ्रॉम द लार्ज कैपिटल इनफ्लो अब्जॉर्ब्ड थ्रू सेल और शॉर्ट डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल बाय आरबीआई। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है, बेसिकली एक सरप्लस लिक्विडिटी अराइज होती है किससे, लार्ज कैपिटल इनफ्लो एब्जॉर्ब थ्रू सेल एंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल। जो कि मतलब सरप्लस लिक्विडिटी अराइज होती है कैसे, जब लार्ज कैपिटल इनफ्लो होता है किससे, जब कोई शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या ट्रेजरी बिल को बेचने से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है,
rate charged or paid for use of money expressed as annual percentage of the interest rate, annual percentage of the principal। ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही रहे हो। हॉकिंस स्टांस क्या है? सेंट्रल बैंक गार्डियन अगेंस्ट एक्सेसिव इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक गार्ड करता है अगेंस्ट एक्सेसिव इन्फ्लेशन, एक्सेसिव इन्फ्लेशन ना हो जाए उसको गार्ड करने के लिए काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। कैसे करता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के करता है, ताकि सारे बैंक उसके साथ पैसा जमा कर दें और मार्केट में मनी कम हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? हॉकिस स्टांस बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका हॉकिस स्टांस है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डोविस स्टांस। हॉकिस स्टांस क्या होता है? जिसमें एकदम से मनी को हॉक कर लेता है आरबीआई, उसको हॉकिस स्टांस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डोविस स्टांस। ठीक है, डोविस स्टांस जो है नेक्स्ट आता है हमारा डोविस स्टांस। डोविस स्टांस क्या होता है? डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक टू फ्यूल ग्रोथ। बेसिकली हॉकिस स्टांस के जस्ट अपोजिट होता है डॉकिस स्टांस। डॉकिस स्टांस क्या होता है? इसमें इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देता है गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, ताकि मार्केट में मनी फ्यूल हो पाए। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड टू कस्टमर हु आर क्रेडिट वर्दी। जो क्रेडिट वर्दी लोग होते हैं उनको जिस पे रेट पे देते हैं वो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग होता है, उससे कम पे तो नहीं ही देंगे। ठीक है, वो क्रेडिट वर्दी को ही उतने कम पे देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आपका बेस रेट। ठीक है, बेस रेट क्या होता है? बेस रेट बेसिकली आपका बेस रेट जो होता है वो होता है आपका बेसिकली बेस रेट इज interest rate below which scheduled commercial bank do not lend to the customer, it is replaced by marginal cost of lending rate। सो बेसिकली जो बेस रेट होता है वो रेट होता है जिससे नीचे तो बैंक वाले मतलब आपको लोन नहीं देंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या है और रेपो लिंक्ड लोन क्या है? ये बहुत ही टेक्निकल टर्न है, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टेट पीसीएस, इसको स्किप करते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? गवर्नमेंट एंड आरबीआई अग्रीज ऑन एन कन्वर्जेंस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू डिसाइड ए टारगेट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। उर्जित पटेल कमेटी 2014 में जो आई थी वो फिक्स की थी इसको 4% ±2 पे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है अपना? 4% ±2%। ठीक है, 4 ±2 जो है ये हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है कि 2 से लेके 6 के बीच में हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर ये है तो गुड है, अदरवाइज वी नीड टू कंट्रोल इट। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? अनकन्वेंशनल tool of monetary policy involving printing large sum of money and distributing it to the public to increase money supply। ये हेलीकॉप्टर मनी होता है, एक अनकन्वेंशनल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें क्या करते हैं, जो आरबीआई जो होता है वो मनी प्रिंट करता है। ठीक है, मनी प्रिंट करता है ताकि वो इकोनॉमी में उसको पंप इन कर सके, और जो पंप इन करने के बाद इकोनॉमी की जो अगर वो रिसेशन से जा रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? बेसिकली हैपेंस व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव ड्यू टू वेरी लो इंटरेस्ट रेट एंड कंज्यूमर ऑप्टिंग फॉर सेविंग। ये वो तब होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी जो इनइफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट हो जाता है और कंज्यूमर क्या करते हैं फिर सेविंग के लिए ऑप्ट करने लगते हैं। पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड अ बैड बैंक एंड इट इज़ created to assume the non-performing asset of public sector bank and deal with the task of recovering bad loan। पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी ये वो होती हैं, बेसिकली इनको बैड बैंक कंसिडर किया जाता है। और इनको क्यों बनाया जाता है? बनाया इसलिए जाता है जो ताकि ये एज्यूम द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक को एज्यूम कर पाए और ऐसे टास्क को रिकवरी लोन से डील कर पाए। ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज क्या होता है? ये होता है बेसिकली साइमल्टेनियस लॉस इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ड्यू टू डेट एक्यूमुलेशन एंड इन बैंक ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज ये है जिसमें बैलेंस शीट कंपनी के बैलेंस शीट में लॉस तो हो ही रहा है। ठीक है, अगेंस्ट क्या? जो उसने बैंक से लोन लिया है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, और जो लिया है वो भी मतलब वो कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट जो है वो लॉस में है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या है कैसे। आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिश की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। कौन रिकमेंडेशन करा था इसका? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से ये इस्टेब्लिश हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन कब गठन हुआ था? 1926 में, याद रखना। रेगुलेटर ऑफ द इंटायर बैंकिंग सेक्टर एंड इश्यूज, सबको पता है। अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, कंट्रोल्स मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, देख लिया हमने। नेशनलाइज्ड इन 1949 एंड फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई को कब नेशनलाइज किया? 1949 में, और ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर एक्ट करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कॉल्ड द लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। ये कस्टोडियन किसका होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो आरबीआई के साथ रखे जाते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर हमारा बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया तो उस केस में भी ये हमें कुछ तो मनी लेंड कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट एंड डेप्यूटी गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए टेन्योर नॉट मोर देन 5 ईयर। तो जो आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। कितने साल के लिए? नॉट मोर देन 5 ईयर्स के लिए। गवर्नमेंट गवर्न बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 21 मेंबर्स अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर्स टर्म्स, ठीक है। ये किसके द्वारा गवर्न की जाती है? एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गवर्न की जाती है, जो कि 21 मेंबर की एक कमेटी होती है, जिसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 4 साल के लिए। रोल ऑफ आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, इनका रोल क्या है। सोल राइट टू इशू बैंक नोट ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट कॉइन एंड रेस 1 नोट। ये कॉइन्स और 1 रुपये के नोट के अलावा सारे जितने भी नोट्स हैं, इसका सोल राइट है इशू करने का, किसको? आरबीआई को। बैंकर टू गवर्नमेंट एंड रिसीव एंड मेक पेमेंट ऑन इट्स बिहाफ। ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरफ काम करती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ ये रिसीव करती है, बिहाफ पे रिसीव करती है मनी, और उसका पेमेंट भी करती है। बैंकर्स टू बैंक एंड ऑल्सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, हमने देख लिया। इशूज़ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स, ये गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स भी इशू करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसका क्या अपना वो है फंक्शंस है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स गवर्नमेंट एंड मैनेज पब्लिक डेट, ठीक है, फेयर एनफ, सिंपल एनफ टू अंडरस्टैंड। एक्ट एज नेशनल क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को नेशनल क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करती है, किसके लिए? सेटलमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व एंड स्टेबलाइजेज एक्सचेंज, हो गया, बात कर लिया हमने। ये सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज करती है। प्रोमोट बैंकिंग हैबिट एंड बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग हैबिट और बैंकिंग फैसिलिटी को प्रमोट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं, एमपीसी के बारे में। तो इस्टेब्लिश कब किया गया इसको? 2016 में, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में, ठीक है। क्या डिसाइड करती है? मॉनेटरी पॉलिसी के रेट डिसाइड करती है। कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड और 3 आरबीआई के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। आरबीआई गवर्नर इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये एमपीसी कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। Government nominees are selected by a selection committee under cabinet secretary with RBI governor, economic affairs secretary and 3 expert as member। तो ये आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनीज जो होते हैं, इसमें वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? थ्रू सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। इसमें कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरीज, अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी विथ आरबीआई गवर्नर, और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरीज भी होते हैं। टर्म ऑफ द मेंबर कितना होता है इसमें? 4 साल का होता है, और वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। डिसीजन आर मेड बाई मेजॉरिटी विथ ईच मेंबर हैविंग 1 वोट। एक बंदे का 1 वोट होगा, और मेजॉरिटी आएगी उससे डिफाइन होगा। आरबीआई गवर्नर हैज़ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है अगर टाई कर गया डिसीजन तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग वाले में ये है,
अ बैंक इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव डिपॉजिट, मेक्स लोन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बैंकिंग का काम है। इंपॉर्टेंट बैंकिंग इवेंट एंड एक देख लेते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1956 में। नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई, एसबीआई को कब नेशनलाइज किया था? तो 1955 में। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1949 10 मार्च को। क्या आया था? रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग कंट्रोल एक्ट। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? 1969। ये हमने बहुत बार देखा। 1969 में पहला जो है फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 70 जुलाई 1969 को। सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? 1980 में हुआ था, ठीक है, 15 अप्रैल को। फर्स्ट मोबाइल एटीएम सर्विस आईसीआई बैंक ने लॉन्च करा था कब? 12 दिसंबर 2002 को। क्या लॉन्च करा था? फर्स्ट मोबाइल एटीएम आईसीआई बैंक ने 12 दिसंबर 2002 को। 14 कमर्शियल बैंक वे नेशनलाइज इन 1969। 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें कितने कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था? 14 कमर्शियल बैंक का, जिसमें जिसका डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो। सिक्स्थ बैंक वेयर नेशनलाइज इन 1980। हमने देखा बैंकों का नेशनलाइजेशन दो बार हुआ था, एक 1969 में, एक 1980 में। तो 1969 में जो हुआ था उसमें 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, और 1980 में जो हुआ था उसमें 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, याद रखना। आईसीआई बैंक started India's first mobile ATM service in Mumbai on 12 December 2002। याद रखना, आईसीआई बैंक ने अपना फर्स्ट मोबाइल एटीएम स्टैब्लिश करा था कहाँ पे? मुंबई में। कब? 2002 में 12 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर बैंक। मेजर बैंक के कुछ देख लेते हैं, उनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कब है, ठीक है। एचएसबीसी बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1853 में इंडिया में हुआ था, ठीक है। इंडिया का ब्रांच एचएसबीसी क्योंकि फॉरेन का बैंक है तो इसका इंडिया में स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1853 में, ठीक है, याद रखना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कब हुआ था इंडिया में स्टैब्लिशमेंट? 1858 में, ये भी फॉरेन बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1894 में, याद रखना, ये बहुत पहले का 1894 में, और एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक है। सिटी बैंक 1902 में इंडिया में ब्रांच खुला था, ठीक है, याद रखना। सिटी बैंक जो है ये इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में इसका ब्रांच खुल गया था, ये भी फॉरेन बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट सिटी यूनियन बैंक का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1904 में, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन? सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। सिटी बैंक जो फॉरेन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक जो प्राइवेट बैंक है, ये 1904 में इस्टेब्लिश। कैनरा बैंक का 1906 में हुआ था, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1906 में, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंडियन बैंक का 1907 में हुआ था, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1908 में हुआ था, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक का 1908 में हुआ था, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1911 में होता है, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। करायू व्यास बैंक का 1916 में होता है, ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1919 में हुआ था, पब्लिक सेक्टर बैंक है। सीएसबी बैंक कैथोलिक सीरियन बैंक का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1920 में, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तमिललैंड मर्केंटाइल बैंक का 1921 में हुआ था, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। नैनीताल बैंक लिमिटेड का कब इस्टेब्लिशमेंट है? 1922 में, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कर्नाटका बैंक का 1924 में, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। धनलक्ष्मी बैंक का 1927 में, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक का 1929 में हुआ था, और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ओल्ड जनरेशन। डीसीबी बैंक लिमिटेड का डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का 1930 में होता है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कौन कौन से बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था। हाँ, फेडरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1931 में हुआ था, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1935 में होता, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओवरसीज इंडियन ओवरसीज बैंक का 1937 में, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड का प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 1938 में हुआ था। यूके बैंक का 1943 में हुआ था, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। आरबीएल बैंक लिमिटेड रत्नाकर बैंक का कब हुआ था? 1943 में, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आरबीएल। आईएफसीआई इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईएफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था, ये डेफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में एज एसबीआई हुआ था, पब्लिक सेक्टर बैंक है। एलआईसी का गठन कब हुआ था? 1956 में, और ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, एलआईसी। एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कब हुआ था? 1972 में, ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 1982 में, याद रखना है, बहुत बार पूछता है। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1982 में,
और इसका फुल फॉर्म का है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में हुआ था, ठीक है। अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रूरल और एग्रीकल्चर के लिए। एक्जिम बैंक का कब हुआ था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का 1982 में सेम अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड देखना, ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है उसमें। NBH नेशनल हाउसिंग बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था। हाउसिंग NBH नेशनल हाउसिंग बैंक है 1988 में। अफेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस में? हाउसिंग के मामले में। सिडबी का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था, ठीक है। 1990 में सिडबी का हुआ था। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में हुआ था। अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है MSME इंडस्ट्री में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये नाबार्ड वाला है, ठीक है, 1982 में हुआ था। एक्जिम भी याद रखना है, 1982 में हुआ था। एक्जिम और नाबार्ड दोनों एक साथ हुए थे, ठीक है। और NHB जो होता नेशनल हाउसिंग बैंक, ये 1988 में, और सिडबी का 1990 में हुआ था, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और बैंक रह रहे हैं, उनका कब कब क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट 1992 में हुआ था, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है कैपिटल मार्केट के लिए। एक्सिस बैंक का 1993 में हुआ था एज UTI बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। HDFC का 1994 में हुआ था, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ICI का 1994 में हुआ था, ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ICI का याद रखना 1994। HDFC, ICI और इंडस इंडिया दोनों एक साथ 1994 में एस्टैब्लिश हुए, दोनों तीनों प्राइवेट बैंक ही है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस से रिलेटेड। कोटक महिंद्रा बैंक का 2003 में हुआ था एज ए बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2003 में। पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके रिगार्डिंग? पेंशन के। यस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुआ था, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बंधन बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2015 में एज ए बैंक हुआ था, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फॉर्मरली इसको DFI बोला जाता था। DBS बैंक 2019 में इंडिया में खुला, ठीक है। DBS बैंक ये फॉरेन बैंक है, ठीक है, याद रखना। DBS बैंक फॉरेन बैंक है, 2019 में इंडिया में सेटल हुआ। IDBI बैंक 1964 में हुआ था एज IDBI, 2004 में ये बैंक बना, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी फॉर्मरली इसको DFI बोला जाता था, ठीक है ना। अभी कुछ मेजर कमेटी रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर के बारे में, कुछ मेजर कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट कब आया था? 1975 में आया था। किस लिए आया था? टू रिव्यू रूरल क्रेडिट सिस्टम एंड सपोर्ट इम्प्रूवमेंट लेड टू RRB फॉर्मेशन, ठीक है। ये रीजनल रूरल बैंक के फॉर्मेशन के लिए सजेशन के लिए आया था। कौन सा? नरसिम्हन कमेटी, कब? 1975 में। नेक्स्ट आया था कमेटी ऑन डेटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द RBI में डेटा और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए कमेटी आई थी, अघोष कमेटी। कब? 1982 में। क्या किया इन्होंने? इम्प्रूव्ड डेटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो इन बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट आया था अपना सॉरी, पेंसिल की बैटरी ख़त्म हो गई, अभी इसको चार्ज में लगाया, इसलिए इसको हाथ से एनोटेट करना पड़ रहा। हाँ, नेक्स्ट आई केलकर कमेटी, कब आई थी? 1985 में। और इसने क्या चेंज करा? रिफॉर्म इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर। सो बेसिकली केलकर कमेटी ने क्या सजेशन दिया, क्या उसका ऑब्जेक्टिव एरिया था? इसने रिफॉर्म करा किसमें? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो कि इम्पैक्ट करते हैं बैंकिंग के टैक्सेशन को। नेक्स्ट आया वगुल कमेटी 1987 में। इसने क्या करा? मनी मार्केट रिफॉर्म को सजेस्ट करा, डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को सजेस्ट करा। नेक्स्ट आया रंगराजन कमेटी 1988 में। रंगराजन कमेटी कब आया? 1988 में। इसने क्या किया? कंप्यूटराइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इसने क्या करा? बैंकों का कंप्यूटराइजेशन और मैकेनाइजेशन करा, ठीक है। स्प्रेड ऑफ IT इन बैंक किसके थ्रू हुआ? रंगराजन कमेटी के थ्रू। केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी के बारे में याद रखना, इसके बारे में बहुत पूछता है। केलकर कमेटी ने क्या करा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म लेके आया।
और रंगराजन कमेटी ने कंप्यूटराइजेशन करा। खुसरो कमेटी ने क्या करा, 1989 में जो आई रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम स्पेशली कोऑपरेटिव सेक्टर में। नरसिम्हन कमेटी वन जो 1991 में आई, इसने क्या करा, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स देखा, क्या एफिशिएंसी, कंपटीशन, एनपीएज, है ना, रिकैपिटलाइजेशन, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इसके बारे में बात करी। शिवारमन कमेटी 1991 में जो आई थी, उसने क्या करा, रिव्यू एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ रीजनल रूरल बैंक। इसने रीजनल रूरल बैंक को रिव्यू करा और रीस्ट्रक्चर करा। कौन, शिवारमन कमेटी 1991 में आई थी। तारापुर कमेटी वन जो 1997 में आई थी, उसने क्या करा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे बात करी, फेजिंग एंड प्री कंडीशंस एंड रोड मैप पे बात करा। ठीक। नेक्स्ट आई हमारे नरसिम्हन कमेटी टू। नरसिम्हन कमेटी वन 1991 में आई थी, नरसिम्हन कमेटी टू 1998 में आई थी। इसने क्या करा, फर्दर बैंकिंग रिफॉर्म पे बात करी, कैपिटल एडिक्विटी क्या होनी चाहिए, एनपीए, एसेट क्लासिफिकेशन, बैंक मर्जर, ऑटोनॉमी ऑफ बैंक को कैसे देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी आई नेक्स्ट वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी ने क्या करा, कैसे करा, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। वर्मा कमेटी 1999 में सेटअप हुई। ठीक है। वीक पब्लिक सेक्टर बैंक था ये। वीक पब्लिक सेक्टर बैंक के रिवाइवल पे बात करी, रिस्ट्रक्चरिंग और क्लोजर ऑफ नॉन वायबल बैंक पे बात करी। ठीक है। वर्मा कमेटी ने जो वायबल बैंक नहीं है उसको बंद कर दो, कैसे हम रिवाइवल करें, रिस्ट्रक्चर करें, उस पर बात करी। कब आई थी, 1999 में वर्मा कमेटी। वाई.एच. मलेगम कमेटी 2010-11 में आई थी। इसने क्या करा, रेगुलराइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आई हमारी एम दामोदरन कमेटी, कब, 2005 में। एम दामोदरन कमेटी 2005 में आई। उसने क्या करा, कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवांसेस रिड्रेसल इन बैंक पे काम करा, प्रीवियस टू 2010 कमेटी। ठीक है। तारापुर कमेटी टू जो आई, तारापुर कमेटी वन हमने ऊपर देखा था, तारापुर कमेटी टू 2006 में आई थी। इसने फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे बात करा, रोड मैप एंड रिस्क को सेटअप करा। नेक्स्ट आई हमारी रघुराम राजन कमेटी 2008 में। रघुराम राजन कमेटी 2008 में आई। उसने क्या करा, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाया, क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, न्यू बैंक लाइसेंस कैसे मिलेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, उसके बारे में बात करी। नेक्स्ट आई हमारी उषा थोराट कमेटी 2009 में। इसने क्या करा, रेगुलाइजेशन ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रेगुलेशन पे बात करी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रेगुलेशन पे बात करी। कब आई थी, 2009 में। कौन सी, उषा थोराट कमेटी। नेक्स्ट आई हमारी दामोदरन कमेटी 2010 में। इसने क्या काम करा, कस्टमर सर्विस इन बैंक पे बात करा, रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूविंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, ट्रांसपेरेंसी पे बात करा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेलगन कमेटी 2011 में। इसने क्या करा, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर रेगुलेशन पे बात करी, एनबीएफसी एमएफआई गाइडलाइन आफ्टर एपी माइक्रो फाइनेंस, आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस के बाद ये आई और उस पर बात करा। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ विजय केलकर कमेटी आई। विजय केलकर कमेटी ने क्या करा, विजय केलकर कमेटी जो 2012 में आई थी, उसने रिविजिटिंग एंड इम्प्रूविंग पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विथ इनडायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट आई हमारी डॉक्टर प्रकाश बख्शी कमेटी 2012 में आई थी। इसने क्या करा, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल डेप्ट, वेबर ऑफ डेट रिलीफ स्कीम। नेक्स्ट आई हमारी नचिकेत मोर कमेटी 2013 में आई थी। इसने क्या करा, कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड पे बात करी, लेड टू पेमेंट बैंक। ठीक है। पीजे नायक कमेटी आई थी 2014 में। इसने क्या करा, गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक इन इंडिया, इम्प्रूविंग ऑटोनॉमी, प्रोफेशनलाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ बैंक बोर्ड पे बात करी थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ आपके मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड मनी सप्लाई के बारे में। तो रिवर्स मनी क्या होता है, रिवर्स मनी जो होता है हाई पावर्ड मनी। रिवर्स मनी किसको बोलते हैं, रिवर्स मनी मॉनेटरी एग्रीगेट एंड मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। रिवर्स मनी एमओ क्या होता है, हाई पावर्ड मनी होता है, मॉनेटरी बेस। ठीक है। एमओ क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन। M0 बेसिकली M0 है। M0 क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट विथ RBI एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। ये तीन जो होते हैं ये किस में आते हैं, M0 में आते हैं। ठीक है। जिसकी हाई पावर्ड मनी होता है या मॉनेटरी बेस होता है। क्या क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन या बैंक डिपॉजिट विथ RBI या बैंक डिपॉजिट विथ अदर डिपॉजिट विथ RBI। ठीक है। ये किस में आते हैं, M0 में आते हैं। ये क्या है, ब्रॉड मनी है। नैरो मनी कौन सी है, M1 आती है, M2 आती है। M1 क्या है, करेंसी विथ पब्लिक, करेंसी इन सर्कुलेशन जो है M0 है। करेंसी विथ पब्लिक जो है M1 में आती है।
एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स भी M1 में आता है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, और अदर डिपॉजिट विद RBI, ये सारे M1 के पार्ट हैं। M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। याद रखना कि M1 में अगर पोस्ट ऑफिस की भी सेविंग ऐड कर दो तो वो M2 हो जाता है। ब्रॉड मनी क्या होता है, M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। यहाँ पे क्या था, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, M3 में टाइम डिपॉजिट विद बैंक आ जाता है। M4 में क्या आता है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो याद रखना, डिमांड डिपॉजिट जो होता है M1 में आता है, M2 में पोस्ट ऑफिस सेविंग इंक्लूड हो जाता है, M3 में क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट आता है, M4 में M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। नेक्स्ट न्यू चेंजेस देख लेते हैं। मॉनेटरी एग्रीगेट्स M2 जो है वो M1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। M3 जो है M2 प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट, M2 में शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऐड हुआ है, M3 में क्या है, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऐड हुआ है। ठीक है, प्लस कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी ऐड हुआ है। लिक्विडिटी एग्रीगेट क्या होता है, L1 जो है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एंड सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। L2 क्या होता है, L1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, टर्म बोरोइंग बाई FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। L3 क्या होता है, L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बैंक्स के बारे में। टाइप ऑफ बैंक्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वाइट लेवल बैंक क्या होते हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई अ नॉन बैंकिंग एंटिटी वाइल कैश इज प्रोवाइडेड बाई स्पॉन्सर बैंक। वाइट लेवल ATM वो होते हैं जो कि ओन एंड ऑपरेट किए जाते हैं नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा। वाइट लेवल बैंक वो होते हैं जिसका जो ओनर और ऑपरेटर होता है वो नॉन बैंकिंग एंटिटी होती है, जबकि कैश जो होता है वो स्पॉन्सर बैंक के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ब्राउन लेवल बैंक क्या होता है, ओन्ड बाय द बैंक बट इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज आउटसाइड टू द थर्ड पार्टी। देखो वाइट एंड ब्राउन दोनों अपोजिट है। वाइट में क्या है, ओनर और ऑपरेटर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और बैंक जो है उसको स्पॉन्सर बैंक पैसा देता है। बट ब्राउन लेवल बैंक में क्या है, इसको बैंक ओन करता है बट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है आउटसाइड थर्ड पार्टी को दे देता है। ग्रीन लेवल बैंक क्या होता है, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए जो ATM यूज़ होता है उनको ग्रीन लेवल बोलते हैं। ऑरेंज लेवल ATM क्या होते हैं, यूज़ फॉर ट्रांजैक्टिंग शेयर्स, जिस जो 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 ATM शेयर ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है उनको ऑरेंज लेवल ATM बोलते हैं। येलो लेवल ATM कौन से होते हैं, यूज़ फॉर ई कॉमर्स के लिए जो ATM यूज़ किया जाता है उसको येलो लेवल ATM बोलते हैं। पिंक लेवल ATM किसको बोलते हैं, यूज्ड फॉर वुमेन बैंकिंग के लिए जो ATM यूज़ होता है उनको पिंक लेवल ATM बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन नेफ्ट RTGS एंड IMPS। ठीक है, नेफ्ट RTGS IMPS में देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस है। तो मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट जो है, मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट नेफ्ट में 1 रुपया है। ठीक है, मतलब 1 रुपया का भी ट्रांसफ़र आप नेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, RTGS क्या है, इसका मिनिमम ट्रांजेक्शन 2 लाख है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसमें। IMPS में भी 1 रुपया है। तो याद रखना नेफ्ट और IMPS का मिनिमम जो है ट्रांसफ़र लिमिट 1 रुपया है, बट RTGS में मिनिमम 2 लाख है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, नेफ्ट में RTGS में कोई लिमिट नहीं है, बट IMPS में मैक्सिमम आप 2 लाख का ही कर सकते हो मैक्सिमम ट्रांसफ़र। सेटलमेंट टाइम क्या होता है, नेफ्ट में जनरली आवरली बैचेस में होते हैं, RTGS में एकदम इंस्टेंट होता है, इसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IMPS में भी इंस्टेंट होता है। ठीक है, याद रखना। अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो नेफ्ट जो है वो 365 24/7 हमेशा अवेलेबल होता है। RTGS जो है वो बैंकिंग आवर्स में ही करना चाहिए, बैंकिंग आवर्स में ही अवेलेबल होता है। IMPS भी 365 24/7 अवेलेबल होता है। ट्रांसफ़र चार्जेस देखते हैं, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। तीनों के लिए जो चार्जेस है वो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। टाइप ऑफ मनी के बारे में देख लेते हैं। हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस जो हमने यहाँ पे देखा था, रिजर्व मनी M0। ठीक है, ये क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विथ RBI, जो करेंसी सर्कुलेशन में है प्लस जो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट RBI के साथ है, वो सारे हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस में आते हैं। कमोडिटी मनी कौन कौन से, मनी दैट डिराइव इंट्रिंसिक वैल्यू फ्रॉम द कमोडिटी इट इज़ मेड
ऑफ। तो कमोडिटी मनी वो होता है जो जिसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू हो, जैसे लेट्स से गोल्ड का कॉइन हो या सिल्वर का कॉइन हो, तो वो कमोडिटी मनी हो जाता है। फिएट मनी क्या होता है? गवर्नमेंट इशू करेंसी विदाउट अट इंट्रिंसिक वैल्यू। फिएट मनी वो होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। जैसे हम नोट्स यूज़ करते हैं, वो क्या है? पेपर ही है। पेपर का कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट उसकी वो गवर्नमेंट इशू करती है इसलिए उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? नेशनल करेंसी लाइक बैंक नोट एंड कॉइन डिक्लेयर बाई लॉ टू बी वैलिड पेमेंट, ठीक है। ये लीगल टेंडर मनी होता है। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? मनी बैक्ड बाई ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेइज लाइक चेक। ये फिड्यूशियरी मनी, जो चेक होते हैं वो फिड्यूशियरी मनी के कैटेगरी में आते हैं। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? गवर्नमेंट सप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू द पब्लिक एज इफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, ठीक है। नियर मनी क्या होता है? नॉन कैश एसेट दैट इज हाईली लिक्विड एंड इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, ये नियर मनी होते हैं। हॉट मनी क्या होता है? मनी फ्लोइंग टू अ कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ़ायदा उठाने के लिए जो मनी किसी कंट्री में फ्लो होती है उसको हॉट मनी बोलते हैं। हार्ड मनी किसको बोलते हैं? मनी बैक्ड बाई गोल्ड और क्रेडिबल एसेट। जो मनी जो है गोल्ड या क्रेडिबल एसेट के द्वारा बैक की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हार्ड मनी बोलते हैं। सॉफ्ट मनी किसको बोलते हैं? मनी बैक्ड बाई गवर्नमेंट बॉन्ड। जो मनी गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा बैक होती है उसको सॉफ्ट मनी होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? अ डिजिटल करेंसी विच यूजेज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूज क्रिप्टोग्राफिक मेथड ऑफ सिक्योर ट्रांजेक्शन। हीटेड करेंसी क्या है? मनी विच इज़ अंडर प्रेशर ऑफ डेप्रिशिएशन। जो मनी डेप्रिशिएशन के प्रेशर में उसको हीटेड मनी बोलते हैं। डियर मनी क्या होता है? गवर्नमेंट रीपर्चेसिंग बॉन्ड बिफोर देयर मेच्योरिटी फ्लोज चीप मनी इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो रीपर्चेज करने लगे बॉन्ड मेच्योरिटी से पहले ही, तो वो क्या फ्लो करता है? चीप मनी फ्लो करता है इकोनॉमी में। ग्रीन करेंसी क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड द मनी विच फ्लोज फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन मनी बोलते हैं, ठीक है। कुछ अदर की टर्म्स देख लेते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, वो मनी सप्लाई हो गया। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है? इंक्लूड्स करेंसी विथ पब्लिक एंड डिपॉजिट विद बैंक। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है? बेसिकली ये इंक्लूड करता है करेंसी जो कि पब्लिक के पास हो और डिपॉजिट विद बैंक हो। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी सर्कुलेटेड अमंग पीपल इन अ ईयर। एक साल में एक मनी लोगों के द्वारा कितना सर्कुलेट हो उसको वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी किसको बोलते हैं? मनी इन एग्जिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम, इट कंसिस्टेंस ऑफ करेंसी एंड डिपॉजिट। सो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मनी किसको बोलते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मनी एग्जिस्ट कर रही है उसको क्वांटिटी ऑफ मनी बोलते हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? एन इनिशियल डिपॉजिट लीडिंग टू अ ग्रेटर इंक्रीज इन टोटल मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। मनी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बेसिकली हमने 5,000 जमा करा, बट वो टाइम के साथ क्या हुआ? डबल हो गया, 10,000 हो गया, जो इंक्रीज करता है टोटल मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? एबिलिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट न्यू मनी सप्लाई बाय लेंडिंग देयर डिपॉजिट्स, ठीक है। वो नया मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं कैसे? जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में मनी, उस मनी को लेंड करके, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके ख़त्म कर देंगे इसे।